भारतीय संविधान की कह सकते हैं उस तिजोरी को खोलने जा रहे हैं जिसमें हमारे सबसे कीमती अधिकार बंद हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इन अधिकारों को एक ढाल की तरह बताते हैं, एक ऐसी ढाल जिसके सामने सरकार, पुलिस और यहाँ तक कि संसद की ताकत भी एक तरह से सीमित हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी उपमा है। ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं है, बल्कि ये वो वादे हैं जो संविधान हर नागरिक से करता है। ये नागरिक और राज्य के बीच शक्ति के संतुलन को तय करते हैं। और हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प बात ये भी लिखी है कि ये अनुच्छेद सिर्फ वकीलों या परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है। ये आम जागरूकता और यहाँ तक कि आजकल तो वायरल कंटेंट का भी हिस्सा बन रहे हैं, जो दिखाता है कि लोग अपने अधिकारों को लेकर कितने सजग हो रहे हैं। तो चलिए इस ढाल की बनावट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं उस नींव से जिस पर कह सकते हैं ये पूरी इमारत खड़ी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। सुनने में तो ये बहुत सीधा रखता है, कानून के सामने सब बराबर। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या वाकई एक आम आदमी और एक बहुत ही शक्तिशाली नेता कानून की नजर में एक बराबर हैं? सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल, और यही इस अनुच्छेद की क्रांतिकारी ताकत है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सबके लिए एक ही कानून होगा, बल्कि ये भी है कि कानून किसी के साथ मनमाना बर्ताव नहीं कर सकता है। पद, पैसा या पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र का आधार है। तो समानता की नींव पर संविधान हमें आजादी देता है। अनुच्छेद 19, इसे कई जानकार लोकतंत्र की रीढ़ कहते हैं। इसमें बोलने, लिखने, शांति से इकट्ठा होने, कहीं भी आने जाने और कोई भी काम करने की आजादी शामिल है। ऐसा लगता है कि यह हमें कुछ भी करने की खुली छूट देता है। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन यहीं पर संविधान एक बहुत बड़ा लेकिन लगाता है। ये आजादी मतलब असीमित नहीं है। सोचिए, अगर किसी को नफरत फैलाने या दंगा भड़काने की आजादी दे दी जाए तो दूसरों की सुरक्षा और आजादी का क्या होगा? अच्छा, तो मतलब मिली आजादी वहां खत्म होती है जहां से किसी और के अधिकार शुरू होते हैं। पर क्या सरकार सिर्फ इसलिए रोक लगा सकती है क्योंकि उसे मेरी कोई बात पसंद नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर युक्तियुक्त प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का सिद्धांत आता है। सरकार मनमाने ढंग से रोक नहीं लगा सकती। इसकी वजह बहुत ठोस होनी चाहिए, जैसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक शांति, नैतिकता या किसी की मानहानि को रोकना। अधिकार और जिम्मेदारी के बीच का जो संतुलन है वो यहीं बनता है। तो अनुच्छेद 19 हमें आजादी देता है, लेकिन क्या ये आजादी किसी काम की है अगर हमारे जीवन पर ही खतरा हो? शायद इसीलिए अनुच्छेद 21 इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे स्रोतों में तो इसे सबसे ताकतवर अनुच्छेद कहा गया है। और ऐसा कहने की एक बहुत बड़ी वजह है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक लाइन की व्याख्या को बहुत व्यापक बना दिया है। जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। तो इसमें और क्या-क्या शामिल है? इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार, निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और यहाँ तक कि पुलिस की क्रूरता से सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है। यह एक पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं समय के साथ फैलती जा रही हैं। लेकिन इसकी सबसे असाधारण बात कुछ और है। वो क्या है? इसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, नेवर सस्पेंडेड। सोचिए इसका मतलब क्या है। जब देश सबसे बड़े संकट में हो, जब सरकार के पास सबसे ज्यादा शक्ति हो, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक उसी वक्त संविधान कहता है कि एक नागरिक की गरिमा और जीवन का अधिकार इतना पवित्र है कि उसे छुआ नहीं जा सकता। यह राज्य पर नागरिक की अंतिम विजय है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है। तो जीवन का अधिकार सबसे ऊपर है, लेकिन राज्य के पास तो गिरफ्तार करने और सजा देने की शक्ति भी होती है। तो फिर इस अधिकार की रक्षा कैसे होती है? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर अनुच्छेद 20 और 22 तस्वीर में आते हैं। ये दोनों अनुच्छेद एक तरह से अनुच्छेद 21 के बॉडीगार्ड हैं। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर राज्य किसी की स्वतंत्रता छीन भी रहा है तो उसे एक तय और निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। अनुच्छेद 20 जो अपराध के खिलाफ सुरक्षा देता है, इसमें कहा गया है कि किसी से जबरदस्ती जुर्म कबूल नहीं करवाया जा सकता
और एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। बिल्कुल, ये आत्मदोषारोपण से सुरक्षा का सिद्धांत है। यानी आप खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते। ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये मानवीय गरिमा का सम्मान है। ये सुनिश्चित करता है कि पुलिस दबाव या टॉर्चर का इस्तेमाल न करे। इसीलिए जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये पुलिस और कानून से जुड़ी परीक्षाओं का एक पसंदीदा विषय है। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 22, जो गिरफ्तारी के समय आपको कुछ अधिकार देता है। जैसे आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है, आप अपनी पसंद का वकील रख सकते हैं, और आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। हाँ, ये दोनों अनुच्छेद मिलकर एक मजबूत कवच बनाते हैं। ये सिर्फ प्रक्रियात्मक नियम नहीं है, ये असल में राज्य की विशाल शक्ति और एक अकेले नागरिक के बीच संतुलन साधने की कोशिश है। ये कहते हैं कि प्रक्रिया ही न्याय की आत्मा है। अगर प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है तो नतीजा भी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। तो हमारे पास समानता का अधिकार है, आज़ादी है और जीवन का सबसे बड़ा अधिकार भी है। और अगर सरकार हमें गिरफ्तार करती है तो उसके लिए भी नियम है। लेकिन मान लीजिए कि इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, तब क्या? अधिकार होना एक बात है, पर उसे लागू करवाना दूसरी। और यहीं पर हम संविधान के दिल में पहुंचते हैं। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि एक अधिकार बिना उपचार के सिर्फ एक कागजी वादा है। इसका मतलब है कि अगर मेरे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं, मतलब निचली अदालतों से होते हुए नहीं। एकदम, आप सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये एक असाधारण शक्ति है जो हर नागरिक को दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का गारंटर और संरक्षक बनाता है। यह दिखाता है कि संविधान निर्माताओं के लिए ये अधिकार कितने महत्वपूर्ण थे। लेकिन हमारे स्रोत में एक और दिलचस्प बात है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के पास भी ऐसी ही शक्ति है, और कहा गया है कि कुछ मामलों में ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि कुछ मामलों में हाईकोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा शक्ति है? ये तो आम धारणा के बिल्कुल उल्टा है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये एक तकनीकी पर बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए एक इमरजेंसी हॉटलाइन की तरह है, जो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के लिए है। यह इसका विशेष क्षेत्र है। जबकि अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट के लिए एक जनरल हेल्पलाइन की तरह है, जो मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों जैसे संपत्ति या अनुबंध से जुड़े मामलों के लिए भी काम करती है। क्योंकि यह ज्यादा तरह के मामलों को सुन सकती है, इसलिए इसके दायरे को तकनीकी रूप से व्यापक कहा जाता है। यह एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। हॉटलाइन बनाम जनरल हेल्पलाइन। और न्याय के दरवाजे यहीं खत्म नहीं होते। एक और अनुच्छेद है 136, जिसमें स्पेशल लीव पिटिशन यानी SLP का जिक्र है। स्रोत कहते हैं कि इसका इस्तेमाल किसी भी मामले में किया जा सकता है। ये क्या है? क्या ये कोई मास्टर की है? आप इसे न्याय का अंतिम सुरक्षा जाल कह सकते हैं। आमतौर पर अपील का एक तय रास्ता होता है, लेकिन मान लीजिए कि किसी मामले में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और अपील के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तब SLP के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करके भारत के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की इजाजत दे सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी गंभीर अन्याय अनसुना न रह जाए। ये न्याय का अंतिम द्वार है। वाह! तो हमारे पास अधिकारों की एक पूरी श्रृंखला है और उन्हें लागू करवाने के लिए कई शक्तिशाली न्यायिक उपकरण भी हैं। अब एक ऐसे अधिकार की बात करते हैं जिसकी कहानी थोड़ी अलग है। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300A। स्रोत बताते हैं कि यह अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। हाँ, पहले ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन के बाद इसे उस सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब ये है कि सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक कानून बनाना होगा और उचित मुआवजा देना होगा। ये अब समानता या स्वतंत्रता के अधिकार की तरह अलंघनीय नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार इसे मनमाने ढंग से नहीं छीन सकती। और अंत में
वो अनुच्छेद जो इस पूरे दस्तावेज को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखता है, अनुच्छेद 368, यानी संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति। बिल्कुल, ये संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है जो बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। लेकिन इस शक्ति पर एक बहुत बड़ी अदृश्य लगाम है, और वो लगाम आई थी एक ऐतिहासिक मामले से जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, केशवानंद भारती केस। हाँ, मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, इसका ठीक मतलब क्या है? यह न्यायपालिका का एक मास्टर स्ट्रोक था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इसे ऐसे समझिए कि आप एक घर का रंग रोगन कर सकते हैं, कमरे की दीवारें बदल सकते हैं, यहाँ तक कि एक नई मंजिल भी बना सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। और ये नींव क्या है? ये नींव है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा और न्यायिक समीक्षा जैसे सिद्धांत। ये वो आत्मा है जिसे संसद अपनी संशोधन की शक्ति से नष्ट नहीं कर सकती। ये सिद्धांत संसद की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण अंकुश लगाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। एक तरफ व्यक्तिगत अधिकारों की मजबूत ढाल, दूसरी तरफ उन्हें लागू करवाने के लिए न्यायपालिका की शक्तिशाली तलवारें, और इन सबके ऊपर संविधान की आत्मा को बचाने वाला एक सुरक्षा कवच। आपने इसे बहुत अच्छे से संक्षेप में बताया है। ये नागरिक की स्वतंत्रता, राज्य की शक्ति और संविधान की स्थिरता के बीच एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत संतुलन है। और इसे याद रखने के लिए स्रोत में एक बहुत सरल ट्रिक भी दी गई है। 14 बराबरी, 19 आजादी, 21 जिंदगी, 32 गारंटी। ये वाकई इन अनुच्छेदों के सार को पकड़ लेता है। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये वो मूल्य है जो एक व्यक्ति की गरिमा को राज्य की ताकत से ऊपर रखते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की नींव के पत्थर है। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये अनुच्छेद सिर्फ किताबों में नहीं है, ये जीवित है। ये तब जिंदा होते हैं जब कोई पत्रकार अनुच्छेद 19 के तहत कुछ लिखता है, या जब कोई नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, या जब अदालतें अनुच्छेद 21 की व्याख्या करके जीवन के अधिकार का दायरा बढ़ाती हैं। बिल्कुल। और अनुच्छेद 368 और मूल ढांचे के सिद्धांत के बीच का जो तनाव है वो खास तौर पर दिलचस्प है। ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक निरंतर संवाद को दिखाता है। ये सवाल से जुड़ा है कि एक समाज को अपनी बदलती जरूरतों के हिसाब से कितना लचीला होना चाहिए, और साथ ही उसे अपने उन मूल सिद्धांतों को कैसे बचाकर रखना चाहिए जो उसकी पहचान है। ये एक ऐसा संवाद है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। और इसी पर सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे समाज और तकनीक बदल रही है, अनुच्छेद 21 यानी गरिमा के साथ जीवन के अधिकार की व्याख्या कैसे विकसित होगी? भविष्य में निजता, डेटा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मानवीय स्वायत्तता और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अधिकार, क्या ये सब इस सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद के संरक्षण में आ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ियां और हमारी अदालतें मिलकर देंगी।